नमस्कार दोस्तों, नागरिक ठिकाना के इस विशेष फेसबुक लाइव में मैं ऋषि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ ये व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, इनकी जैकेट पर ये भारतीय तिरंगा आप अगर जूम करेंगे तो देख पाएंगे। और इस समय शहर में क्या पूरे देश में चर्चा का विषय बने। सबसे पहले नागरिक ठिकाना .com ने करीब 1 महीने पहले आपकी बारे में आप सबको कहानी सुनाई थी, और वही कहानी अभी 3 दिन पहले हिंदुस्तान अखबार ने पहले पेज पर सुनाई। ये हैं मनोज रंजन दीक्षित। मनोज रंजन दीक्षित रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में तैनात थे। भारत के एक सीक्रेट एजेंट थे जो कि पाकिस्तान में भारत के लिए काम करे, और काफी समय उनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वे वापस भारत आए। भारत आने के बाद उनकी स्थिति इन दिनों ठीक नहीं है। वे नौकरी से निकाले जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई थी। किराए के मकान में रहते हैं। पत्नी का देहांत विगत वर्ष हो गया था कैंसर से, और ऐसी ही तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जानते हैं उनकी एक छोटी सी कहानी जो सभी के लिए प्रेरणा वाली कहानी है। आज भी उनके मन में वो जज्बा है देश के प्रति जो बहुतों के मन में नहीं है। और मनोज जी, कहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। 1985 में रॉ ने मुझे सेलेक्ट किया नजीबाबाद जिला बिजनौर से जी। और सेलेक्ट करके मुझे ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान वीज़ा लॉन्च किया जी। और जहाँ पर मैं देश की सेवा कर रहा था। देश की सेवा करते करते 23 जनवरी 1992 को मैं गिरफ्तार कर लिया गया। जी। ISI पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के रेंजर्स के मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन थे। अच्छा। हैदराबाद सिंध में एक जगह है गाड़ी खाता। जी जी। तो वहाँ से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जी जी। और उसके बाद फिर मुझे टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ। पहले ISI ने रखा, उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस में रखा जी। और उसके बाद सिविल जेल भेजा, फिर वापस निकाला, फिर कोर्ट मार्शल किया, फिर एक यूनिट टू सेकंड कोर्ट ने रखा और मुझे मेरा कोर्ट मार्शल किया वहाँ पर। और कोर्ट मार्शल में चूंकि मैंने कुछ माना नहीं और ना कोई कबूलदारी की, लिहाजा उनको मजबूरन बरी करना पड़ा। लेकिन ISI ने क्या करा, मुझे उसके बाद बॉर्डर क्रॉस लगाकर सिविल जेल भेज दिया और वहाँ पर रखकर तकरीबन 9 साल तक और आगे मुझे बात करते रहे। लेकिन वो कुछ नहीं मिला। वहाँ पे मुझे मौका मिल गया केस लड़ने का और मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से मुझे 22 या 23 मार्च 2005 को मुझे भारत सरकार के हवाले कर दिया वाघा बॉर्डर पर। 568 कैदी रिहा हुए थे, उनमें एक मैं भी था। उसके बाद अपने घर पहुंचा। अच्छा, अभी तो कहानी हम पाकिस्तान की ही कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन से शहरों में वहाँ पे आप रहे और क्या क्या करते थे वहाँ पे? आप किस तरह का काम करते थे? मुख्तलिफ किस्म के काम करने पड़ते थे पाकिस्तान में। मुल्तान में, हैदराबाद, पेशावर, लंडी कोतल और दर्रा आलम खेल और रावलपिंडी, लाहौर, इस तरीके से कई शहरों में रहा। और मुख्तलिफ किस्म के जैसी जब जो बात निकालने के लिए जिस काम की जरूरत पड़ती थी वही एडॉप्ट करते। मतलब क्या नाम वहाँ पर आप अपने बदलते थे या इसी नाम से ही वहाँ पे नहीं, काम इस नाम से हम नहीं, कोई भी नहीं, इस नाम से तो नहीं, लेकिन क्या वहाँ पे जो नाम रखा था एक ही नाम से थे या अलग अलग नाम बदल लेते थे? 2-3 दफा 2-3 नाम चेंज करने पड़ गए। जैसे कौन? जैसे यूनुस रहा, जीशान रहा और इमरान। अच्छा, 3 नाम। इमरान परमानेंट साथ पर। अच्छा, वहाँ कभी किसी को ये शक नहीं हुआ कि आप मुस्लिम नहीं हो? जैसे नमाज करना और ये सारे जो जो कार्यक्रम है, मुस्लिम रवायत है, इस्लामी रवायतें हैं, वो गवर्नमेंट ट्रेन करके भेजती है। अच्छा। मरने के लिए भेजती, मारने के लिए भेजती है। तो उर्दू, अरबी, कुरान, ये सारी चीजें का थोड़ा बहुत ज्ञान अपना लेकर के आप यहाँ से गए थे? जितना एक पाकिस्तान का आम मुसलमान जानता है कम से कम। वो एक अलग बात है कि मैंने वहाँ पे जेल में और वहाँ पे रह के अपनी खूब स्टडी करी इन लोगों की, पाकिस्तान की, इस्लाम की। और इतनी स्टडी की कि मैं समझता हूँ कि एक मुफ्ती से ज्यादा ही नहीं जानता हूँ। इससे बड़ी डिग्री नहीं होती वहाँ पे। तो
वहां पर पहली बार इन लोगों को कब शक हुआ कि आप कुछ भारत से हैं या आप वो नहीं हैं दरअसल जो मैं आप दर्शा रहे हैं? दरअसल मैं इंडियन हूँ, ये तो मुझे भांप लिया गया था। लेकिन वहाँ पे एक आईएसआई के कर्नल का हैदराबाद सिंध में घर था और उसका बेटा था अजीम जदौन, और उस वो नया नया आईएसआई में भर्ती होकर आया था। तो उसने कई बदतमीजी कर दी, मैंने उस पर हाथ छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैंने कोशिश करी कि कुछ करूं, लेकिन मुझे करने मौका कुछ नहीं मिला। करूं से मतलब क्या करते थे आप वहां पर? अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को तो अच्छा, मतलब इस तरह का ये सामान्य होता है एक एजेंट के लिए, एक अंडर कवर के लिए मजबूरी है, करना पड़ता है। मजबूरी है। लेकिन वो शायद आपके हाथ नहीं आया। वो मेरे हाथ नहीं आया, वो बच गया। और उसने अपने ऑब्जर ओसी को खबर कर दी, जो वहाँ का आईएसआई का ओसी था। और उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो गई। मुझे आभास हो गया और मैंने तमाम अपने क्रियाकलाप लपेट लिए, समेट दिए। जो भी आपके सबूत थे, जो 1 महीने तक जी बात करते रहे, 1 महीने तक मेरी रैकी होती रही जी। उसके बाद जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, एक मतलब गिरफ्तारी के बाद में वहां पर आपने अपने आप को कैसे साबित कर लिया कि आप एक भटके हुए भारतीय हो जो वहां किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंच गए, ना कर कि एक रॉ एजेंट हो? ये कैसे आपने वहां पर इतने विषम परिस्थितियों, इतनी विरोधी परिस्थितियों में आपने वहां कैसे साबित कर दिया कि आप वो नहीं हो जो वो समझ रहे हैं? हाँ, ये बात सही है, लेकिन देखिए उनके पास भी कोई वो नहीं था। वो दरअसल उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था इंडियन होने के शक पर और यकीन पर। उन्होंने गिरफ्तार इसलिए किया था, उसके बाप ने इसलिए कराया कि मेरे बेटे इसको के वो इसका गिरफ्तार किया ऑर्डर दिखाकर, और मैं मेरे बेटे को तरक्की मिल जाएगी, इसको हम जासूस बना देंगे। मैं जासूस था, एजेंट था, लेकिन वो ये जान रहे थे कि आपको प्रेजेंट कर देंगे एज डिटेक्टिव, और उन्होंने यही किया। अच्छा। और वही मेरे बचने की, अच्छा, कुछ मेरी शरीर की बनावट मुझे बचा गई। हाँ, क्योंकि शायद आप उनकी नजर में आप उतने स्ट्रांग नहीं थे, उतने ताकतवर नहीं थे। स्ट्रांग तो था, स्ट्रांग मतलब उस तरह के नहीं थे कि एक मिलिट्री मैन की तरह लगते हो। हाँ, कि आप एक बहुत नॉर्मल आम आदमी की तरह वहां पर बिहेव कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि हालांकि अफगानिस्तान में जंग में हिस्सा लिया मैंने। हाँ, ये कहानी थोड़ी सी आपने मुझे बताई थी, ये थोड़ा बताएं क्या, मतलब आप जिहाद में भी शामिल होने अफगानिस्तान गए थे, मतलब क्या किस्सा था? ऐसा था कि हैदराबाद सिंध में एक दफा मुझे शक पड़ा कि मेरे पीछे बात लगी हुई है। अच्छा। तभी मुझे किसी एक मुजाहिद कहलाने वाले ने मुझे कहा कि भाई आप अकेले हो और आपका आगे पीछे कोई नहीं है, इस्लाम कबूल किया है आपने, और ये कि आपको तो जिहाद लड़ना चाहिए, इससे बड़ा कोई जज्बा नहीं होता। मैंने भाई क्या कहाँ होगा, तो मैं उसके साथ चला गया। उसके जरिए मैं उसने मुझे जो बाद में अलकायदा वगैरह ये सब कराई, उस तंजीम के पहले लश्कर तैयबा से अटैच किया, फिर उस तंजीम से अरबों की अरब लड़ाकू के तंजीम से। तो वो ट्रेनिंग भी दी होगी उन्होंने आपको तमाम तरह की? हाँ, मैंने उल्लू बन के ट्रेनिंग ली, भले वो कुछ भी जानता था, बात की बात थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली इत्तेफाक से। जब मेरी ड्यूटी हुई जिस मार्के में वो, तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में थे या थोड़ा अंदर? नहीं, अंदर। किधर? जलालाबाद भी रहा, कोस्ट भी रहा, अच्छा, पक्तिया भी रहा, पक्तिका भी रहा, कुनर भी रहा। इन इलाकों में आप रहे। तो तालिबान तब तक वहां आ चुके हैं? तालिबान नहीं थे। अच्छा, तब नहीं थे। आपकी बात बहुत पुरानी है, जब मुजाहिदीन कमांडर मौजूद थे। तब अफगानिस्तान का माहौल अब से बेहतर होगा, उतना बुरा नहीं होगा जैसा इस समय। वहां पे शरीयत कानून पूरी तरह से लागू कर दिया था तालिबान ने। आपके समय में भी वैसी ही स्थिति थी? नहीं, वहाँ तो उस टाइम मतलब जितनी इनके अरबों के कंडर में थे, वहाँ शरीयत ज्यादा कानून तो कर रखा था, लेकिन शरीयत कानून था नहीं, इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, उधर आधे अफगानिस्तान पर कॉमरेड नजीब की हुकूमत थी। अच्छा अच्छा, नजीबुल्लाह। अच्छा, एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दीक्षित हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे में एक मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में रहना, उनके रीत, मतलब ये परिवर्तन को आप बचपन में क्या कभी सोचा था कि इस तरह की चीजें आप देश के लिए करेंगे, या इतना बदलाव अपने अंदर ला सकते थे? दरअसल ये था कि हम खूब बचपन में जासूसी नॉवेल पढ़ा करते थे। अच्छा अच्छा।
और वो पढ़ते 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 हमारे दिल में एक जज्बा हो गया कि अगर हमें कहीं मौका मिला, और इत्तेफाक से इस संयोग था कि हमें मौका मिल गया, बस। तो ये आपकी कहानी हुई। उसके बाद में आप बाघा बॉर्डर से भारत कौन सी साल में आए? 2005 2005 में आप आए। तो 2005 में जब आप आए तो उसके बाद में क्या रहा? उसके बाद एक दो आने के बाद मेरे कुछ पत्रकार मित्र थे, मेरे क्लास फेलो थे जो पत्रकार हुए थे, वो मेरे घर पहुंचे। सारे शहर में आग लग गई, भाई दीक्षित जी का लड़का आ गया जो 20 साल बाद गायब था। और घर वालों को भी नहीं मालूम था आप कहाँ हैं? मेरे पिता के अलावा किसी को मालूम नहीं था, भाई के। अच्छा, तो पिताजी ने पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा? हाँ, भाई ने भी कॉन्फिडेंशियल रखा। अच्छा, फिर तो उन लोगों ने छापा अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपाई, सब में रहा। अच्छा, उस जमाने में वहाँ के अखबारों में? तो हाँ, सहारा ने भी टेलीकास्ट किया मेरे आने को। और उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद मेरे घर आदमी पहुंचा होम डिपार्टमेंट से, उसने मुझे बुला के ले ली, 36,000 रुपए दिए। फिर 1-2 महीने बाद 1 लाख रुपए दिया, बस यही मिला। अच्छा, मैंने उससे कहा, मैंने भाई गवर्नमेंट को मुझे नौकरी दे, रॉ में नहीं किसी और विभाग में दे दे कहीं भी, और फिर या फिर इतना पैसा दे के मैं मकान दुकान बना सकूं। ये तो इसके बाद लखनऊ कब आना हुआ आपका? 2006 में मेरे पिताजी ने लखनऊ से मेरी शादी कर दी थी। शोभा जोशी उनका नाम था, शोभा दीक्षित। शादी के बाद यहाँ से जानकीपुरम से, और हम हरिद्वार साइड लोग थे, वहीं रह रहे थे। तो अवनीकांत पांडे जी एक कमेंट लिख रहे हैं कि इस तरह के विषयों से बचें। क्यों बचें? आपको क्या लगता है, क्या आपका इंटरव्यू दिखाने से क्या कोई इतना बुरा हो जाएगा, या कुछ ऐसा? क्यों बचें इस तरह के विषय? क्यों हम आपकी कहानी क्यों ना सुनाएं लोगों को? भाई देखिए, ऐसा है कि इस तरह के विषय से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये हमारी एजेंसी बदनाम हुई, चूंकि उनकी हकीकत सामने आती है ना। नहीं, एजेंसी के लिए आपने पैसे के लिए तो काम किया नहीं था भाई, सीधी सी बात है। आप आज अपने कष्ट बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एजेंसी को आप नहीं बनना। इसमें कहीं से भी रॉ की कोई नहीं, वो तो आपका जज्बा था, क्योंकि आप पैसे तो दूसरे तरीकों से भी कमा सकते थे। ये तो आपका जज्बा था कि आप वहां पर गए और आपने काम किया और आप वहां से बचकर वापस आए। इसमें रॉ का कोई आपका आरोप कोई रॉ के ऊपर कोई नहीं है। हाँ। ना भारतीय सेना, ना भारत सरकार, ना रॉ, किसी पर आपका कोई आरोप नहीं है। नहीं। और आप निश्चित तौर पर वहां पे गए थे, तो एक जज्बा। आप तो आज अपनी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि देश के लिए सेवा की है, तो देश का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वो आपके लिए कुछ करे। आपका तो बस इतना ही कहना है। जी जी जी, हम कह रहे हैं कम से कम एक सर छुपाने के लिए छत हो और कोई कारोबार हो, दुकान हो। इस बीच में आपकी प्रशासन से बात हुई है, डीएम साहब के थ्रू, एडीएम विश्वभूषण मिश्रा जी से आपने बताया कि आपकी बात हुई है, तो कैसी बातचीत रही? क्या मतलब उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने अच्छा। अपनी तरफ से लेके हमारी एप्लीकेशन को डूडा में फॉरवर्ड किया है। देखिए आगे हम अब, लेकिन रहा रोजगार का सवाल, उसके लिए अब देख रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। उसमें आप क्या चाहते हैं कि मेरी बात हो रही थी, आप चाहते हैं कि कोई एक कहीं दुकान खोलने लायक आपकी स्थिति हो जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें नगर निगम की जो लीज की जमीनें पड़ी हैं, हाँ, कहीं एक थोड़ी जमीन पे दुकान बनाने की परमिशन दे दे। कियोस्क होते हैं नगर निगम के, छोटे छोटे कोई टुकड़े है, कोई गुमटी टाइप जगह है जहाँ पे आप एक छोटी सी अपनी दुकान बनाने की हमें परमिशन देते, हम वहाँ दुकान खोलें और अपना जीवन यापन करें। जी। अच्छा, अभी तक जैसे, और उसके लिए दुकान के लिए पैसा दे। कितनी मदद अभी तक लोगों ने आपको की है, कुछ बताएंगे इस बारे में? मुश्किल से 8-9 हजार रुपए, इससे ज्यादा कोई मदद। अच्छा, 8-9 हजार रुपए की मदद। जबकि मकान मालिक के लॉकडाउन में 20,000 रुपए तो मेरे ऊपर किराया ही चढ़ गया था। ओहो। और मैं खाऊंगा कहाँ से? 2 महीने से बेरोजगार पड़ा हूँ। हाँ। खाने का तो आपके बच्चे वगैरह, पत्नी तो नहीं है, बच्चे भी नहीं? ऐसा हुआ था कि मेरी पत्नी के 2 जुड़वा बच्चे ठहरे थे। अच्छा। और वो बाद में अंडे से चूंकि डेवलप नहीं हो पाए, और वो सड़के कैंसर बन गए। ओहो, इसी वजह से शायद उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि मैं घर गृहस्थी के मामले में, औरतों के मामले में कुछ नहीं जानता था, मेरा सारा जीवन दूसरी तरफ गुजरा था। अब वो बेचारी सीधी साधी थी, ना वो बता सकी ना मैं जान पाया, और पता जब कैंसर हो गया। तो ये बड़ा दुखद आपके साथ में हुआ।
और इस तरह से आपने अपना जीवन, और अब आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा गुजारिश नहीं है सरकार से, एक छोटा मकान, एक छोटा आशियाना और एक छोटी सी दुकान की जगह, बस और आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, बस हम अपनी चाहते हैं मेहनत से अपना जीवन बिताना चाह रहे हैं, जी और जिसके लिए आपको एक थोड़े से सहारे की सरकार से, और हम यहाँ बैठे अपने दर्शकों से और प्रशासन से, सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि मनोज रंजन दीक्षित जी की मदद करें और इनके लिए आगे आएँ, और जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं इनका ढाढ़स बनाएं, और इनको एक दुकान की ज़रूरत है, एक छोटे से मकान की ज़रूरत है। सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी इस उम्मीद को पूरा करके और इन्हें एक बेहतर जीवन दिलाने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, आपने हमको समय दिया, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।